नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। जैसा कि मैंने वादा किया था, जब हमने एक स्टोरी डाली थी, मैंने कहा था कि मैं और शिव मिश्रा जी हम आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्म स्वीकारोक्ति खुद से उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 11 साल में उन्होंने देश का किस तरह से बंटाधार कर दिया। उसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, तथ्यों के साथ आपको बताएंगे, एक एक चीज आपके सामने हम रखेंगे। जी शिव जी। प्रधानमंत्री जी ने आज 12वीं बार देश को संबोधित कर दिया। इस बार का भाषण उनका सबसे लंबा भाषण। हालांकि ये बात भी आज साफ हो गई कि अभी भी वो तीसरे नंबर पर ही हैं। उन्होंने अपना स्थान गेन नहीं किया। ये आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साबित किया। शिव कुमार मिश्रा या संतोष पाठक का कोई लेना देना नहीं। जिस तरीके से कल से भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड का जो पोल खुली है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही है कि हम कहते नहीं है कि गांव में जब लाज लज्जा और शर्म की बात आई तो दोनों जगह से उनकी लाज उघड़ रही थी। तो इस घुटने पर अगर कपड़ा लगाते थे तो ये घुटना नंगा हो जाता था, इस घुटने को ढांपते थे तो ये घुटना नंगा हो जाता था। अब बीजेपी अपने कर्मों को ढांपती है तो कुकर्म सामने आ जाते हैं, कुकर्मों को ढांपती है तो कर्म सामने आ जाते हैं। वो इसी वहां में है कि कैसे हम खुद को बचाएं। क्योंकि आपने 12 साल में जो सरकार देखी वो मोदी सरकार देखी, भाजपा की सरकार नहीं थी। अब आरएसएस चाहती है कि सरकार भाजपा की रहे। भाजपा की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन मोदी और भाजपा के जो बीच का अंतर था वो आज ये साबित करता दिखा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमने अब जीएसटी को लेकर समीक्षा बैठक शुरुआत कर दी है। यानी ये भी हमने एक पाप कर दिया है जनता के साथ। अनावश्यक वसूली जिसे कहेंगे जिसे बार बार गब्बर सिंह टैक्स, गुंडा टैक्स जैसे शब्दों से विपक्ष ने नवाजा। वो कह रहे हैं हम दिवाली तक, यानी अभी 2 महीने और इसी क्राइसिस से जूझना पड़ेगा। मट्ठा से लेके दूध तक पर आपको जीएसटी भरनी पड़ेगी। जेब कटवानी है, कहीं कटवाओ। सरकार को पता है कि 80% जनता भूखमरी के कगार पर है। 5% लोग, उनका इकोनॉमी जो उनका आर्थिक ढांचा है वो सुदृढ़ हो रहा है, 95 का लूज हो रहा है। 80% लोग सीधे गर्त में जा रहे हैं। अब अगर हम ये सवाल करेंगे तो अभी कुछ भक्त दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे स्कॉर्पियो की तो बुकिंग इतनी है, फला गाड़ी की तो बुकिंग इतनी है, कहां से चंडू खाने से खबर लाते हो निकाल के। लेकिन क्या कभी आपने ये कहा 145 करोड़ देशवासियों में अगर वर्ष भर में 1 लाख स्कॉर्पियो की बुकिंग हो जाती है तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं? मैं तो नहीं। अरे 145 करोड़ में 1 करोड़ लोग अगर 4 व्हीलर खरीदें तो मैं समझूं कि 1% का रेशियो। इधर उधर जाऊं, सीधा संतोष जी के पास पहुंचूंगा। संतोष जी, आज के भाषण को आप अपने शब्दों में अगर मैं पूछूं तो क्या हानि क्या लाभ? देखिए शिव जी, सबसे पहले तो तमाम दर्शकों को नमस्कार। आपने स्कॉर्पियो का जिक्र किया, वो बुकिंग होती है। अगर उस बुकिंग का डिटेल निकल कर सामने आ जाए तो आप ये तय मानकर चलिए, क्योंकि दिल्ली में मैं एक बार बहुत अपने करियर की शुरुआत में हमने एक स्टोरी की थी, तो उसमें आपको 70% से ज्यादा लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आएंगे, ब्यूरोक्रेट के बैकग्राउंड से आएंगे और उद्योगपति के बैकग्राउंड से आएंगे। यानी इसमें से ज्यादातर लोग जो हैं, जब आप पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहते हैं, जब आप ब्यूरोक्रेट के बैकग्राउंड से कहते हैं, तो उनकी आय के साधन कैसे कैसे होते हैं, जनता कम कहे को ज्यादा समझ सकती है। तो उन डाटा को हम थोड़ा सा अलग रख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को लेकर कहा दिवाली का तोहफा। पिछले 11 वर्षों में किसने रोक रखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी पर टैक्स कम करने के लिए? किसी ने हाथ बांध रखे थे क्या? जवाहरलाल नेहरू जी आए थे कि नहीं 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 नहीं, जीएसटी पे टैक्स मत घटाना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज नहीं, मैंने खुद ही स्टोरी की थी 2013-2014 के लोकसभा चुनाव से पहले
जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के जो इकोनॉमिक थिंक टैंक थे, उन्होंने कहा था कि अगर मोदी सरकार सत्ता में आ जाएगी तो किसी को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आज आप कह रहे हो कि इनकम टैक्स को हमने सरलीकरण किया है, इतनी छूट दे दी हमने, इतने लाख की इनकम तक नहीं देना पड़ेगा। वो वादा क्या हुआ? इन्हीं के अपने भक्त, इनको स्वामी जी कहते थे, जिनके कहने पर इन्होंने टिकट दिया था, कईयों को मंत्री बनाया था, 40 रुपए डीजल और पेट्रोल दिलवा रहे थे। आज क्या हाल है? मैं जनता को ये तथ्य सारे बता रहा हूं। एक तथ्य और, जीएसटी का मूल लक्ष्य क्या था? आधी रात को संसद भवन ने जीएसटी का जो कानून पारित किया, मैं खुद वहां मौजूद था। एक देश एक टैक्स। क्या इस देश में एक देश में एक टैक्स है? पेट्रोलियम पदार्थ जो जनता की कमर तोड़ रहे हैं पेट्रोल डीजल पर, उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है। एक और भी चीज है, शराब, उसको भी जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया। क्यों? क्योंकि सरकार की सबसे ज्यादा इनकम इसी से होती है। इतने सालों बाद भी आप पेट्रोल डीजल को इस दायरे में नहीं ला पाए, ये कहीं ना कहीं आपकी नाकामी को दर्शाता है। मैं बहुत गंभीर मुद्दे को कहूंगा, लेकिन एक सेमीकंडक्टर पे और बोल देता हूं कि सेमीकंडक्टर के मसले पर किस तरह से उन्होंने झूठ बोला। कांग्रेस सीधे सीधे सामने आ गई और जयराम रमेश ने 1983 का एक जिक्र किया, चंडीगढ़ में सेमी कंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स लिमिटेड की स्थापना। अब नरेंद्र मोदी साहब को यह तो सोचना चाहिए कि वो कब तक जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की पूर्व सरकारों को दोष देते रहेंगे, क्योंकि 1998 से 2004 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और 2014 से 2025 11 वर्षों से नरेंद्र मोदी खुद प्रधानमंत्री है, तो 17 साल हो गए। अब कब तक दोष देते रहेंगे? और अब मैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो खोल के बैठा हुआ हूं, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को शब्दशः लिखा है। अब मैं एक एक पॉइंट पे आता हूं, लेकिन उससे पहले जरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बता देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करी, जमकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करी, लेकिन उनके भाषण लिखने वाले ने फिर उनका खेला कर दिया। तारीफ तो इसलिए कर रहे थे भाई, 11 साल बाद 12वें भाषण में लाल किले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की याद आई। 11 साल बाद बतौर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए, नागपुर गए, लेकिन उनके भाषण लिखने वाले ने उसमें लिख दिया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। एनजीओ। भागवत साहब तो बिदक गए होंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी बिदक गए होंगे। आज उड़ीसा में झंडा फहराया भागवत साहब ने, निश्चित तौर पर बिदक गए होंगे। संघ अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहता है, और हिंदुत्व, सांस्कृतिक अवधारणा, भारत के प्राचीन गौरव को लाने की बात करता है। और जब वो भारत की बात करते तो अखंड भारत की बात होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ बता दिया तारीफ करते करते। अब भागवत साहब जवाब देंगे 1-2 दिन में जब उनके पास भाषण पहुंचेगा, लेकिन जरा मैं एक एक बिंदु पर आ जाता हूं। जैसे मैंने कहा कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में खोल के बैठा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम चीजें कहते हुए नजर आए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती का जिक्र किया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को जब कब्जा छीनने की बारी आई, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैकमेल किया और आप अडानी को बचाने के लिए आपने युद्ध विराम कर दिया। ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। 2019 से 2025 आ गया, 23 महीने पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में वादा किया था, सदन के अंदर 2019 में वादा किया था, 6 साल में आप जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे पाए। और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य में ये देखा हमने कि जम्मू कश्मीर की पुलिस किस तरह से अपने ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को रोक रही थी, धक्का दे रही थी, घसीट रही थी। ये दिया आपने इस देश के लोकतंत्र को। अब नीचे आ जाते हैं ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर में तो उन्होंने अमित शाह को सीधे सीधे बेनकाब कर दिया। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर, सीमा पार से, कोई तो जिम्मेदार होगा। क्या जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस्तीफा दिया, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दिया? तो आप सीधे सीधे आपने बोल दिया कि सीमा पार से आ रहे हैं। और यहीं पर एक चीज और भी मैं जोड़ना चाहूंगा, उन्होंने एक चुनौती का जिक्र किया। दिक्कत क्या है कि वो शब्द अच्छा बोलते हैं, आरएसएस के बैकग्राउंड से आते हैं ना, तो शब्दों का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करते हैं। आज उन्होंने कहा उच्च स्तरीय जन सांख्यिकी मिशन की स्थापना करेंगे। और क्यों करेंगे? उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, मैं एक चुनौती के संबंध में आपको आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट का बीज बोया जा रहा है। घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए उन्होंने उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन का गठन कर दिया। अगर बिहार में अवैध घुसपैठ हुई है, तो इतने सालों से तो एनडीए की सरकार है। अगर घुसपैठिए देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गए, तो सरकार किसकी? आप भारत नेपाल बॉर्डर की बात कीजिए,
एसएसबी वहां पे सिक्योरिटी करती है। आप भारत बांग्लादेश सीमा की बात कीजिए, वहां बीएसएफ सिक्योरिटी करती है। और ये किसके अंदर आता है? अमित शाह के अंदर आता है, गृह मंत्री। पहली सरकार में 2014 से 2019 में राजनाथ सिंह के अंतर्गत आता है। और मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि मैंने खुद, शिव जी, मैंने खुद 2014 के बाद, चूंकि मैं भाजपा कवर करता था, कई दिग्गज मंत्रियों को इस देश के कई जिलों के बारे में बताया जहां की डेमोग्राफी बदलती जा रही थी, वो कुछ नहीं कर पाए। ये सच्चाई है कि कुछ जिलों की डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि ये लोग, इन लोगों को सिर्फ चुनाव के समय उसकी याद आती है। तो अगर इस देश के किसी भी राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है, तो 12 वर्षों की सरकार चलाने के बाद क्या नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, इंडिया के हथियारों का जिक्र कर दिया। ये बताना भूल गए कि उन्होंने किसको पहले दिया था? छोटे वाले अंबानी साहब। फिर अडानी साहब की किस तरह से वो मार्केटिंग कर रहे हैं, ये बताना। सेमीकंडक्टर के बारे में झूठ मैं पहले बता चुका हूं कि किस तरह से उन्होंने चीजों को एक अलग तरीके से सामने रखा। अब उन्होंने कहा है 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बना देंगे। स्मार्ट गांव को लिस्ट दी मेरा सवाल मतलब 2014 से 2029 का सपना दिखाने वाला व्यक्ति, मतलब 2014 में सपना था 2029 का, याद होगा आपको, आप बीजेपी नजदीकी से कवर करते थे। और 2029 में जब कुछ नहीं कर पाए तो अब दिखा रहे हैं आगे का, और आगे का 2047 का सपना। वो कह रहे हैं कि अगर 29 में नहीं दिखा पाए तो 47 में तो दिखा देंगे, क्योंकि 49 के बाद फिर कौन बचेगा, क्या होगा, प्रलय आएगी, संकट आएगा, वो जाने, उनका काम जाने। इस देश की भोली वाली जनता को कब तक ठगोगे? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष? मैं उसी सिस्टम से बोली लगा रहा हूं जो बिहार में लगाई थी 2015 में। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 90,000 करोड़, क्या माहौल बना दिया देश को। अब संतोष पाठक जी तो इसलिए हमसे बात नहीं करते हैं, दमदारी से उनके खाते में 15 लाख रुपया आ गए हैं, उन्होंने उस दिन निकाल लिए हैं। अब जिस दिन से रुपया 15 लाख आए पाठक जी के खाते में और निकाले हैं, उस दिन से रुख बदलता नजर आ रहा है। लेकिन वो निकालते उससे पहले वो वापस चले गए, तो फिर बोले कि आप ही ठीक हो, हम आपकी लाइन पकड़ेंगे। मेरे में तो ना आए, न मैं निकाल पाया, मैसेज भी नहीं आया आज तक। लोग पूछ रहे हैं, पाठक जी के भी बच्चे रोजगार के काबिल हो रहे हैं, मेरे भी बच्चे रोजगार के काबिल हो रहे हैं। वो 2 करोड़ पर ईयर वाला भी नहीं बॉन्ड खुल रहा है। मैं किसी और का उदाहरण नहीं दे रहा, मैं तो अब अपना दे रहा हूं। कहां जाए, क्या करेंगे ऐसी सरकार का? आप झूठ बोलते रहिए, आप नेहरू जी को गालियां देते रहिए, और कुछ लोगों को आपने ऐसा एक अफीम चटा दी है। विदेशों में कहा जाता है कि जिस देश में धर्म संप्रदाय की राजनीति होती है वहां विकास नहीं होता है। मुझे 10 वर्ष में मोदी जी बताएं, मैं तो सिर्फ 10 वर्ष की पूछ रहा हूं कि इस 10 वर्ष के दौरान कौन सा बड़ा उद्योगपति विदेश से आके उद्योग लगाने आया, उसका नाम सार्वजनिक करें। कैसे आएगा? उसे खतरा है, पता नहीं कब हिंदू मुसलमान हो जाएगी, कब किसको मार दिया जाएगा, कहां बवाल हो जाएगा। नहीं, और एक बात और है शिव जी, 15 लाख वाला तो जुमला था ही, वो तो अमित शाह जी ने खुद ही कह दिया। एक और चीज बताता हूँ, ये भी आम जनता से जुड़ी हुई, वो पॉइंट में ढूंढ ढूंढ के लाया कि आने वाला युग ईवी का है। अब ईवी बैटरी क्या हम नहीं बनाएंगे, हम निर्भर रहेंगे। अब ईवी की जो कंपनी है ई रिक्शा, इस देश के किसी भी शहर में चले जाइए, मैं पब्लिक को कहूंगा कि आप उसमें बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत है, आप रिसर्च कर लीजिए कि वो ई रिक्शा वाली कंपनी की जो मूल कंपनी है वो किसकी है, किस व्यक्ति की वो कंपनी है। इस देश के हर शहर में, हर शहर को ई रिक्शा से पाट दिया गया है। ट्रैफिक जाम की इतनी समस्या हो गई है, और अब समस्या बढ़ गई तो दिल्ली जैसे शहरों में अब ये कहा जा रहा है कि आप नंबर ले लो, पहले टैक्सी की तरह, ऑटो की तरह नंबर लो, रजिस्टर्ड करवाओ। उससे पहले तो नहीं किया आपने, पहले पाट दिया। लोगों को लगा कि ई रिक्शा से बहुत इनकम होगी, बाद में पता लगा नहीं नहीं, अब तो उसका टैक्स भी देना होगा, रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, नंबर भी लेना होगा। और दर्शकों से कहूंगा कि खुद ही जाकर एक बार रिसर्च कर ले कि ई रिक्शा की कंपनी किसकी है और कैसे।
फिर वो ट्रांसफॉर्म की, रिफॉर्म की, परफॉर्म की, ट्रांसफॉर्म की बात कर रहे हैं। कानूनों को हमने खत्म किया, इतने कानूनों को हमने खत्म कर दिया। यहाँ तो चुनाव आयोग SIR में अब 11 दस्तावेज मांग रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, उसके बाद वो निकलकर सामने आए हैं। वो दिवाली, डबल दिवाली का धमाका करने की बात कर रहे हैं। दिवाली पर तो उन्होंने दिवाला निकाल रखा है। और आपने नौकरी की बात कही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को मैं इस देश के युवाओं से, खास तौर से जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चल रहे हैं, उनको सावधानी से सुनने की अपील करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे कह दिया है कि इस देश में सिर्फ सरकार ही सरकारी रहेगी। दोबारा कह रहा हूं, इस देश में सिर्फ सरकार ही सरकारी रहेगी, बाकी सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा। अब सरकारी नौकरी नहीं, अपना अपना प्राइवेट नौकरी ढूंढो और प्राइवेट इलाज की व्यवस्था कराओ, प्राइवेट शिक्षा की व्यवस्था कराओ। जो आपका खून चूसे प्राइवेट स्कूल, जो आपका खून चूसे प्राइवेट अस्पताल, सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। बस GST में हमें टैक्स देते रहो, हम यहाँ से घटाएंगे, वहां से लगाएंगे, कान इधर से पकड़े चाहे कान उधर से पकड़े, जनता से ही वसूलेंगे और फिर 5 किलो मुफ्त राशन देकर वोट हासिल करके सरकार बनाएंगे। चुनाव का समय आएगा तो हम अवैध घुसपैठियों की बात करेंगे, चुनाव का समय आएगा तो हम आपातकाल की इमरजेंसी की बात करेंगे, चुनाव का समय आएगा तो बताएंगे इतने साल में इतने करोड़ नौकरियां देंगे। ये नहीं बताएंगे कि पिछले कितने सालों में कितने करोड़ नौकरियां आपने दे दी है जनाब, और किस लेवल की आपने नौकरियां दी है। तो ये तमाम चीजें आज एक विदाई भाषण था। आप ये मान के चलिए, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि अगला लाल किले से अगला तिरंगा नरेंद्र मोदी नहीं फहरा पाएंगे। इसलिए विदाई भाषण में उन्होंने RSS की तारीफ भी करी, लेकिन भाषण लिखने वाले ने गड़बड़ी कर दी, वो NGO बता दिया। सेमी कंडक्टर वाली बात पता नहीं कहां से आ गई। और उसके बाद इस विदाई भाषण में ऐसा लगा कि वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं कि आंतरिक सुरक्षा के मसले पर वो ढंग से नहीं काम कर पाए, घुसपैठिए घुस रहे, आतंकवादी सीमा पार से आ गए। तो कहीं ना कहीं उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ काटता तो होगा, अंतरात्मा कभी तो कभी कहती होगी कि 11-12 साल में आप वो एक चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं, तमाम सुरक्षा प्रतिष्ठान, तमाम प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर 11-12 साल में इस तरह का चक्रव्यूह रचने से उनको किसने रोक दिया था? यही वो सवाल है जो इन तमाम सवालों को इस देश के लोगों को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वो उनके भाषण को पूरा देखें, सुने, पढ़े, समझे और इन तमाम सवालों के बारे में सोचे कि क्या वाक़ई उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने आज अपनी गलती एक तरह से कबूल कर ली है। क्या कह रहे हैं? इस पे गौर कर लीजिएगा कि 10 साल में यानी 2035 तक, अभी 25 का ठिकाना नहीं है, 29 का ठिकाना नहीं है, 47 का एक लक्ष्य दे दिया। 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्रोत, जिनमें सामरिक के साथ-साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, अस्पताल, रेलवे, आस्था के केंद्र, सभी को तकनीक के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा और इसको उन्होंने नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र। ये भी मिशन दे दिया और 2035 तक दे दिया है। तो अब जनता को कह दिया है कि देखो 2029 तक अगर मैं रह गया और मैं आ गया तो मुझसे पूछना मत कि साहब आपने क्या काम किया है, क्योंकि 35 तक मैं सुरक्षा दूंगा और 47 तक देश को विकसित बनाऊंगा। और रोजगार की बात करना मत, वो अपना अपना प्राइवेट ढूंढ लो, शिक्षा स्वास्थ्य की बात करना मत, बस टैक्स देते रहना। GST के स्लैब को मैं घुमा फिरा के वहीं लाऊंगा, GST के स्लैब में पेट्रोलियम नहीं लाऊंगा। दावे करूंगा, देश को दाव पर लगा दिया उन्होंने कि रूस से हमें सस्ता तेल मिल रहा है। अरे वो सस्ता तेल मिल रहा है तो जा कहां रहा है? अगर आपको क्रूड ऑयल रूस से सस्ता मिल रहा है, रूस से तेल खरीदने के कारण ही तो अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया ना। तो रूस से जो सस्ता तेल आ रहा है वो जा कहां रहा है जनाब? क्योंकि देश में तो पेट्रोल डीजल की कीमत आपने घटाई नहीं ना। वो उनके दोस्त धन्ना सेठों की जेब में जा रहा है, जो रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं और उसको फिर यूरोपीय देशों को बेच रहे हैं, अमेरिका को भी बेच रहे हैं और उससे पता नहीं करोड़ों छोड़ दीजिए, अरबों छोड़ दीजिए, खरबों डॉलर का मुनाफा कमा रहे हैं और भुगत हमारे इस देश की जनता रही है। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से वो तय कर लिया। आप दूसरा देखिए, सब मिशन और सब टास्क फोर्स है। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म के लिए एक टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। 11-12 साल बाद टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। 11-12 साल बाद उनको याद आ गई कि हमें रिफॉर्म की जरूरत है, हमें बदलाव की जरूरत है। अब प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण पर आपकी क्या सोच है, क्या प्रतिक्रिया है और क्या आपको लगता है कि इन जो तथ्यों को हमने सामने रखा है, उन तथ्यों के नजरिए से आप किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को आंकेंगे? ये दर्शकों से भी कहूंगा कि वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जी शिव जी। चलिए, आपने बड़ी ढंग से दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है कि भाजपा के दांत दिखाने के और है, मोदी के दांत खाने के कुछ और है। दोनों दांतों में 36 का आंकड़ा है। आंकड़ा आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भाजपा के ही दोनों उम्मीदवार
शाह खेमे के यानी जिस पर निशिकांत दुबे ने भरोसा जताया, वो चुनाव हार गए। निशिकांत दुबे लगातार बयान ऐसे दे रहे हैं जो भाजपा को फंसा रहे हैं। तो निशिकांत दुबे क्या मोदी की साख बढ़ा रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं, ये भाजपा को तय करना। मोदी जी का भाषण आज लाचार भरा है। मोदी जी के भाषण में आज ये साफ दिख रहा था कि वो राहुल गांधी के आरोपों का जवाब नहीं दे पा रहे। मोदी जी इतने नर्वस कभी भाषण में नहीं दिखे जितने इस बार थे। भाषण लंबा था, उबाऊ था। विपक्ष का कोई भी व्यक्ति आज उस प्राचीर पर नहीं गया जहां सर्वदलीय लोग जाते थे। क्यों? क्योंकि आपने सिवाय अपमान करने का और कोई काम नहीं किया। पहली बार नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है राहुल गांधी को, पहली बार मिला है। 15 वर्ष की सरकार जो होगी, यानी ये 5 वर्ष और 10 वर्ष गुजर चुके, 2 पंचवर्षीय योजना में नेता प्रतिपक्ष बना ही नहीं। और इस बार बना, उसे दर्जा मिला। दर्जा मिला तो संकट खड़ा हो गया है। देखते हैं ये संकट से निजात कब मिलेगी देश को। टैक्स वन टाइम था, वो वन टाइम बनेगा कि नहीं बनेगा। टोल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी टैक्स, सेल टैक्स, कितने टैक्स हैं और सब टैक्स आपको भरने पड़ते। अब एक और नया निकाल दिया कि 3-3 हजार रुपए आपसे ले लिए जाएंगे साल भर के लिए। साल भर तक आप गाड़ी रखेंगे तो ठीक है, वरना आप जब बेचेंगे तो दूसरा भरेगा, फिर दूसरा 3,000 का कराएगा। सरकार व्यापारिक मोड में चल रही है, जनहित के मोड में नहीं चल रही। नहीं चल रही, मेरी बात को गौर दीजिए। व्यापारिक मोड और जनहित की सरकार में डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक देश संविधान के जरिए चलाया जाता है और संविधान के जरिए यह तय किया जाता है कि आप अपनी जनता के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, जनता के प्रति कितने वफादार हैं, जनता की सोच आपके प्रति कैसी है। यही मनरेगा के गड्ढे को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जब पहला भाषण लोकसभा में दिया तो कहा कि मेरी देश में सरकारों ने लोगों को गड्ढा खोदने पर मजबूर कर दिया। दूसरे भाषण में थोड़ा बोले, तीसरे में मजबूरी में मनरेगा ही पर आ गए। अब जिक्र नहीं होता है। एक योजना हमें ऐसी बता जो आपके द्वारा लाई गई हो राशन के अलावा, जो आम जनहित के लिए हो। ये भी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की देन है। भोजन का अधिकार आपने क्या पढ़ा, क्या गढ़ा। हर सरकार की पंचवर्षीय योजना बनती है। 2014 से 2019, 2009 से 2014 के बीच की पंचवर्षीय योजना से आप निकाल ले गए। 2014-2019 के बीच कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जो 2019 से 2024 चलती, और 2019 और 2024 में कोई पंचवर्षीय योजना ढंग की नहीं बनी जो 2024 से 2029 चलाते। कहां है रोजगार? 145 करोड़ की आवाम को रोजगार दे नहीं सकते, भरपेट भोजन दे नहीं सकते। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हो, 13 करोड़ लोगों को पहली किस्त किसान सम्मान निधि की देते हो जो घटा के 4-5 करोड़ पे ले आए। और अब और तो और मजेदार बात बता दें पाठक जी कि अब कुछ लोगों से रिकवरी शुरू हो रही है किसान सम्मान निधि की। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तो दर्शक समझे ये कि तेरा तुझको अर्पण, टैक्स आपसे लिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, डीजल पर टैक्स बढ़ा के आपसे वापस लिया जाएगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सरकार का दिया हुआ धन सरकार वापस ले लेगी, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे। जाएगा वहीं जिसके लिए नियत था। मैं बार बार एक शब्द कहता हूं, देश के लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी को किसके लिए करना है। अरे भैया, नहीं करना है तब तो ये हाल है, अगर करना होता तो क्या हाल होता। खाल उतार के बिकवा देते आदमी की, क्या करते, क्या करते। मैं ये पूछना चाहता हूं, 5 वर्ष से रूस से पैसे से तेल खरीदा जाता है, रुपया से। उसका लाभ किस भारतीय को मिला, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वर्षों से कहा जा रहा है कि देश की जनता को कई तरीके से लाभ मिलने वाला है। पहले कहा कि 2019 के बाद मिल जाएगा, फिर कहा 2024 के, अब कह रहे हैं 47 तक मिल जाएगा। मुझे तो नहीं लगता, यह पल भर का ठिकाना नहीं है। ये सांस किसकी है?
तो हम आज किसकी करेंगे? जब सांस किसकी है तो आज किसकी है, और आज किसकी है तो कब सांस किसकी है, और जब सांस ही खिसकी है तो फिर बात किसकी है? चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, अखिलेश हो या कोई और हो, सत्ता सरकार होती है और सरकार का काम सब में समाहित होता है। कुत्तों पर बवाल करने वाली सरकार रोज सांड मार देते हैं उत्तर प्रदेश में, मुंह नहीं खोलती है। प्रधानमंत्री जी का, पाठक जी आप 2022 का चुनाव कवर कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था कि आवारा पशु मेरी जिम्मेदारी, अभी वोट दे दीजिए। वोट ले लिए, वोट ले लिए तो काम खत्म। 27 में कोई और योजना लेके आएंगे, कहेंगे सांड किसके, बाबा जी के खिसके, इन्हें खिसकाओ, वोट हमें दे दो। ये बड़ा अच्छा तरकीब है वोट लेने की। कभी कभी मुझे ये लगता है, मैं बड़ी गंभीर बात करता हूं, कि मोदी की लड़ाई योगी से, योगी की लड़ाई अमित शाह से, ये सब नौटंकी है। यहाँ का रूठा यहाँ चला जाएगा, यहाँ का रूठा यहाँ चला जाएगा, रहेंगे सब अपने पास। संदेश देते रहो, और अगर है तो योगी को हटाओ या मोदी को हटाओ। अगर हटा दोगे तो मैं समझूंगा लड़ाई सही है, और नहीं हटे तो फिर ये लड़ाई एक बनावटी लड़ाई है जो ऐसे ही चलती रहेगी। तो संतोष जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत नहीं धन्यवाद। शिव जी थोड़ा सा आपने कई चीजों का जिक्र किया, वो जरा मैं दर्शकों को बता देता हूँ। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी गजब कही कि 10 ये कहा उन्होंने कि मेरे देश के 25 करोड़ गरीब गरीबी को परास्त करके गरीबी से बाहर निकलकर एक नया इतिहास बनाते हैं। 25 करोड़ लोगों को उन्होंने गरीबी से निकाल दिया, ये वो कह रहे हैं। जनगणना तो हो ही नहीं अभी। मैं आपसे मुझे कुछ कागज ले लेने दो। हाँ 25 करोड़ हो गए, मैं गिनता चलूंगा 25 करोड़। हाँ, तो मैं मोटा मोटी आज की जनगणना तो उन्होंने टाइम पे कराई नहीं, कोविड का बहाना लेके दुनिया के कई देशों ने करा लिया। 143 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को तो आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो 80 करोड़ वो हो गए। 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा से निकाल दिया, तो 105 करोड़ हो गए। बचे 38 करोड़। उस 38 करोड़ में बहुत सारे बच्चे होंगे, उद्योगपति होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे। तो फिर इस देश में मिडिल क्लास में कितने लोग हैं? ये लोग खुद ही सोच ले कितने लोग हैं भाई। उन्होंने निकाल दिया 25 करोड़ को, तो 80 करोड़ को अनाज देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि यूपीआई 50%, मतलब दुनिया का 50% यूपीआई पेमेंट इस देश में होता है। अब एक घर में एक ही भाई है, वो 100 रुपए कमाता है। दूसरे घर में 5 भाई है, वो 110 रुपए कमाता है। अमीर कौन हो? ये हमें अजीब सा लॉजिक देते हैं। अरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, तो सबसे ज्यादा यूपीआई तो होगा। लेकिन इस देश ने पहली बार देखा जब एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्राइवेट कंपनी का फ्रंट पेज पर आकर विज्ञापन किया था पेटीएम का, और तमाम लोगों ने आधार कार्ड से पेटीएम के अकाउंट खोले थे। बाद में उसमें चीनी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर लिया था, और जितने लोगों का डाटा पेटीएम के पास था, शिव जी मैं गौर से कहूंगा, जितने लोगों का डाटा पेटीएम के पास था, वो सारा का सारा डाटा चीन के पास पहुंच गया, चीनी कंपनी के जरिए। अच्छा, उसमें एक दिलचस्प बात बताऊं, जब भी आप भारत चीन की सीमा पर जाएंगे, ये मैं दर्शकों को बताता हूं, जब भी आप भारत चीन की सीमा पर जाएंगे तो दोनों तरफ से फोटोग्राफर होते हैं। चीन की तरफ भी फोटोग्राफर होंगे, हमारी तरफ भी फोटोग्राफर होंगे। मान लीजिए शिव जी कि आप वहां चले गए, आपने बिल्कुल अपना नकाब से चेहरा ढक लिया कि मेरा चेहरा नहीं आएगा, लेकिन चूंकि उनके पास डेटा है, कहां से डेटा गया? पेटीएम से आधार का डेटा चला गया है। तो वो वहां का फोटोग्राफर आपकी फोटो खींचेगा, आपकी आंखों की पुतलियों की फोटो खींचेगा, तुरंत अपने कमांड सेंटर में भेजेगा, वहां से वो हेडक्वार्टर भेजा जाएगा। पूरे प्रोसेस में 3 से 4 मिनट का लगता है। 4 मिनट के अंदर उसके पास पूरा डेटा आ जाएगा कि इस आदमी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, बैंक अकाउंट कितने हैं, कौन से बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्योंकि सब कुछ आपके आधार कार्ड से लिंक है। देश की सुरक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पहली बात, पेटीएम के लिए प्रचार करना। दूसरी बात, अगर आपने प्रचार किया तो पेटीएम की कंपनी में आपने चीनी इन्वेस्टमेंट आपने क्यों आने दिया? और तीसरी बात, निर्माण की बात कर लेते हैं। मैं देश को, लोगों को याद दिलाऊंगा हिटलर का दौर। हिटलर कैसे उदय हुआ? जर्मनी में बेरोजगारी थी शिव जी, बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी। मैं दर्शकों, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं। हिटलर आए, रोजगार दूंगा, 2 वक्त का खाना दूंगा, इस नाम पे उन्होंने लाखों युवकों को रोजगार दे दिया, उनको अपनी पार्टी के साथ जोड़ लिया, और फिर उसका किस तरह से उन्होंने इस्तेमाल किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। दूसरा विश्व युद्ध उन्होंने किस तरह से करवा दिया। भारत में देखिए, पूरे देश में निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों को लगता है कि विकास हो रहा है, मैं जरा कहता हूं सोचिए जरा, पूरे देश में निर्माण कार्य हो रहा है। सड़क बन रहे हैं,
हाईवे बन रहे हैं, मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। अब मंदिर का पुनर्निर्माण तो ऐसा हो रहा है कि अयोध्या का मंदिर का निर्माण होता है और बिना पूरे हुए उसका शिलान्यास उद्घाटन कर दिया जाता है। मंदिर का पुनर्निर्माण ऐसे होता है कि महाकाल में, उज्जैन में एक हल्की सी हवा आती है, तूफान आता है और शिव जी की मूर्ति, भगवान महादेव की मूर्ति टूट कर आ जाती है। वाराणसी कॉरिडोर को लेकर किस तरह की खबरें आती हैं, केदारनाथ कॉरिडोर पुनर्निर्माण को लेकर किस तरह से खबरें आती हैं। तो ये सरकार सिर्फ टैक्स से ही नहीं वसूली कर रही, ये जो बिना मतलब के जो काम करवाए जा रहे हैं ना, सड़क, हाईवे, मंदिर, धार्मिक स्थल, इन कामों के पीछे भी जो लोगों को सोचना चाहिए। आप हर हर व्यक्ति के शहर में काम हो रहा है, चले जाइए सड़क पर, कैसी सड़क बन रही है देख लीजिए। चले जाइए मंदिर में, उज्जैन तो सब लोग घूमने जाते हैं, मैं खुद कई बार गया हूँ। बाबा विश्वनाथ के दरबार में मैं कई बार गया हूँ, वहाँ जो काम हो रहे हैं उस काम की क्वालिटी देख लीजिए। तो ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य तो भूल ही जाइए, क्योंकि परिवार में कोई है तो नहीं, लेकिन अडानी साहब तो है ना। अब अडानी साहब का ही इतना बड़ा वो है कि परिवार में किसी और के होने की जरूरत है नहीं, और ये कहते हैं कि मैं किसके लिए जाऊंगा, झोला उठाकर चला जाऊंगा। पता नहीं वो झोला कैसा है जो भर ही नहीं पा रहा है 11-12 सालों में से। चलिए, अब झोला उठेगा कि बचेगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी झोला पे संकट बहुत है और झोला कब करेगा खेला, इसका प्रतीक्षा और इंतजार है। अब उपराष्ट्रपति पद का चुनाव तैयार है, देखना यह है कि कौन कौन इसके उम्मीदवार है और कौन कौन इसके प्रचार है। प्रचार कब होगा और उम्मीदवार कौन होगा, इसी के साथ संतोष जी से विदा लूंगा। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।